Hi viewers, welcome to my talk. Sorry for the delay for completing the chapter and also for not giving the videos in time and sorry for of everything. There are some issues which uh, hindered this process. So forgetting all this, we'll start with the last part of the photosynthesis chapter. Okay. So that is limiting factors in photosynthesis we will start with. तो बिफोर दैट मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने कोई सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी रिंग कर लीजिए, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फिर लाइक बटन प्रेस कीजिए और मेडिटेशन करना मत भूलिएगा। तो इसके लिए हम लोग भी थोड़ा सा मेडिटेशन करके, जैसे पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करके फिर शुरुआत करते हैं। इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड है। इस मेडिटेशन से आपको आपने अपने अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी और जिससे आपको कुछ भी करने में इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, मन शांत रहेगा। ठीक है, तो हम लोग की शुरुआत करते हैं मेडिटेशन के साथ। इसके लिए आप एक कॉन्शियस लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए और श्वास को अंदर भरते रहें, इतना भरे ताकि पूरा आपका पेट फुल हो जाए और छोड़ते जाइए, पूरा छोड़े ताकि पेट अंदर जाए। जैसे कि आप सांस ले रहे हैं, सोचिए कि मेरा जितना भी पॉजिटिव एनर्जी है जो हम ले रहे हैं अंदर जा रहा है, वो पॉजिटिव एनर्जी जब सांस छोड़ रहे हैं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव चिंता, कोई भी वरी, कोई भी बोझ, सब कुछ निकल जा रहा है। ऐसे करते जाएंगे तो आपके अंदर हल्कापन आएगा, आपका मन शांत हो जाएगा और शांत मन में आप जो भी करना चाहो, कोई पढ़ाई, कोई क्रिएटिव कुछ भी, तो बहुत जल्दी सफल होकर आपके सामने आएगी। और जो सर्वशक्तिमान है उसका साथ तो मिलेगा ही। ठीक है, तो ये हम लोग इस मेडिटेशन को एंड करते हैं और शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस, हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, और जिसके जिसके बाद हम लोग क्या रिजल्ट निकलता है, ये फोटोसिंथेसिस के बाद हमें मिलता है जो लाइफ गिविंग सब्सटेंस है, वो ऑक्सीजन मिलती है और फूड मिलता है। सारे जितना भी लिविंग बीइंग सबके लिए फूड मिलती है फोटोसिंथेसिस के साथ। हम्म, तो यहाँ हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन कौन फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को लिमिट कर देता है, रोकता है। हम्म, तो पहला है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या लॉ है? When a process is governed by more than one factor, the rate of process is governed by the factor which is
which is in the least amount. तो क्या होता है, ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, ये किसी भी प्रोसेस में लागू है, ना कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस में। इसमें कह रहे हैं कि एक प्रोसेस जब चलता है, उसको अगर कोई फैक्टर एक के बजाय दो तीन फैक्टर अगर हो जाए, मोर देन वन फैक्टर हो, तो रेट ऑफ प्रोसेस को गवर्न करता है वो फैक्टर्स। The rate of process is governed by the factor which is in the least amount. जो बहुत कम है वो ही गवर्न करे। जब बहुत सारा फैक्टर्स एक प्रोसेस को गवर्न कर रहा है, एक रूल कर रहा है, उसको उसको चला रहा है, तो उस समय जो फैक्टर्स बहुत कम लगता है वही इस रेट ऑफ प्रोसेस को गवर्न करेगा। समझ में? तो हम लोग देखेंगे कि हमें जानते हैं कि लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि एक एक काम में एक एक फैक्टर जो लीस्ट अमाउंट में है लेकिन वो भी गवर्न करता है। That to some extent the age and anatomy also of the leaf affects the photosynthesis। ठीक है, एज भी, एनाटॉमी भी ऑफ द लीफ। एनाटॉमी मतलब लीफ का अंदर का जो सेल का कंस्ट्रक्शन का जो कंस्ट्रक्शन है अंदर लीफ का, तो वो भी इसमें लिमिटिंग फैक्टर में आ जाता है। तो क्या होता है देखते हैं। Under the normal condition of 0.03% concentration of carbon dioxide in the air and optimum temperature, photosynthesis may start with a low intensity of light। देखिए कितना सब कुछ बहुत कम मात्रा में लग, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन कितना लग रहा है, 0.03% नॉर्मल कंडीशन में लगता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है, even the light intensity, लो लाइट इंटेंसिटी रहता है। लाइट भी जब चाहिए वो भी लो इंटेंसिटी का लाइट चाहिए नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर इस लाइट इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टेडीली इंक्रीजेस, वो बढ़ जाता है, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है। सॉरी, तो क्या हुआ कि ये लगता है बहुत कम मात्रा में, कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन भी कम लगता है, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम रहता है, लाइट इंटेंसिटी भी कम लगता है। लेकिन इसी में अगर लाइट इंटेंसिटी इतना में ही थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस भी स्टेडीली इंक्रीज करते चला जाता है until a particular maximum is reached। पर्टिकुलर एक लेवल पे जब तक ना पहुंच जाए वो बढ़ता ही जाता है, फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाता है। If carbon dioxide remains constant, the rate of photosynthesis shows no further progress, even if the light intensity is increased। तो उस मैक्सिमम पर जब पहुंच जाता है तब अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को न बढ़ाया जाए तब क्या हो जाता है, लाइट इंटेंसिटी अगर बढ़े भी तो भी फोटोसिंथेसिस रेट नहीं बढ़ता। समझ में आया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाते हैं, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टेडीली बढ़ता चला जाता है। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी, लाइट बढ़ गया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाता है, एकदम बढ़ता जाता है, पूरा स्टेडीली बढ़ता है। ठीक है, लेकिन इस जब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक मैक्सिमम लेवल पे चला जाता है,
ठीक है, एक मैक्सिमम लेवल पर चला गया और वो कांस्टेंट हो जाता है, तब एकदम कांस्टेंट हो जाता है। तब क्या होता है, इफ द लाइट इंटेंसिटी और बढ़ाया जाए, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी और थोड़ा सा बढ़ाया जाए भी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन अगर नहीं इंक्रीज किया गया तो ये फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट रहेगी। समझ में कि लाइट इंटेंसिटी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द लाइट इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, लाइट इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, it is seen that carbon dioxide concentration is increased, yeah, say 0.3 to 0.5% to 1%. The rate of photosynthesis rises up to a certain point. Further, if the carbon dioxide concentration is increased under the same conditions of light in the light intensity, there is no influence on the rate of photosynthesis. At this point, light acts as a limiting factor. तो पहले में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ाया गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा था लाइट इंटेंसिटी बढ़ने के बावजूद। यहाँ सेकंड में क्या हो गया, लाइट इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा गया, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन को बढ़ाया गया, 0.03% को तो नॉर्मल है, तो उससे 0.5 किया गया, या नहीं तो 1% किया गया। तो देखते हैं, पहले फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, बढ़ता है एक सर्टेन पॉइंट तक, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ता है, लेकिन उसके बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया भी जाए लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ता, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी सेम है। तब अगर लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए तो क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइट एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर। Beyond the limit, each factor inhibits the rate and we completely stop the process. तो क्या होता है, इससे पता क्या चलता है कि लिमिट एक रहता है, वो किसी किसी मतलब सब फैक्टर में एक लिमिट रहता है जो कि रेट को इनहिबिट करता है बढ़ने में, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोसेस को टोटल बंद ही कर दे उस लिमिट के कारण। तो नेक्स्ट देखते हैं, एज। एज द लीफ डेवलप्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस ग्रेजुअली। तो अगर लीफ बूढ़ा होता चला जाता है तो हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, लेकिन रीचिंग मैक्सिमम एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी जब आ जाता है तो तब और फोटोसिंथेसिस रेट नहीं बढ़ता। तो एज भी कहीं तरह किसी हद तक वो भी एक लिमिटिंग फैक्टर हुआ। ठीक है, फिर एनाटॉमी, the size, position, number of stomata, and presence of intercellular spaces determine the amount of carbon dioxide that reaches the chlorophyllous cells. तो क्या होता है, जो सेल के जो लीफ के अंदर जो सेल्स का जो साइज रहता है, जो पोजीशन सेल्स का अरेंजमेंट जैसा रहता है, कितना कितना स्टोमेटा है, इंटरसेलुलर स्पेसेस कितना है, वो डिटरमाइन करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना पहुंचेगा क्लोरोफिलस सेल्स के अंदर, मतलब जो सेल्स में क्लोरोफिल है उस वहां तक कितना कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगा, तभी ना खाना बना पाएगा लीफ। तो वो कितना तक पहुंचता है वो एनाटॉमी डिसाइड करता है, और जितना पहुंचेगा उतना खाना वो बना पाएगा, मतलब लीफ बना पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, हमारा कुछ एक्सपेरिमेंट्स आता है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो पहले आप लिमिट समझ लिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। अगर कोई प्रॉब्लम राइज होती है समझने में तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो ईमेल में भेजिए प्लीज।
तब मुझे पता चलेगा कि आपका क्या प्रॉब्लम हो रही है समझने में। फिर दोबारा इसको समझाया जा सकता है, नहीं तो कुछ और तरीका यूज किया जा सकता है ताकि आपको समझ में आए प्लीज। हाँ, तो नेक्स्ट होता है एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर, क्लोरोफिल की जरूरत क्या है फोटोसिंथेसिस में, तो ये हम लोग देखेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट लिया गया कि हम एक बीकर में लिए पानी, जिसमें वाटर बॉयल हो रहा है, जेंटली बॉयल हो रहा है। और उसके ऊपर एक डिश, पेट्री डिश रखा गया है, जिसके अंदर मिथाइलेटेड स्पिरिट रहा और एक लीफ डाला गया। तो क्या होता है, लीफ ग्रीन लीफ है जो डाला गया है। तो हम देखेंगे जो लीफ हम लोग डाले हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट में, वो डालने के बाद हम उसको निकालने के बाद हम देखेंगे कि ये कलर जो इसके बाद हम लोग स्टार्च टेस्ट करेंगे पहले। हाँ, मतलब इसके बाद तो पहले उसको निकालने के बाद देखेंगे कि लिप में थोड़ा सा ग्रीन कलर है और थोड़ा साइड्स में क्या हो गया है, व्हाइट हो गया है। तो इसके बाद हम लोग इसमें आयोडीन डालेंगे। तो देखेंगे क्या, आयोडीन डालने के बाद स्टार्च टेस्ट हो रहा है तो आयोडीन डालेंगे। तो जहां जहां ग्रीन था, आयोडीन जनरली ब्राउन कलर का होता है, तो जहां जहां ग्रीन कलर था जैसे लीफ में था, वो ब्लू चेंज हो गया है, और जहां नहीं था वो ब्राउन, ब्राउन रह गया है। ठीक है। तो फॉर दिस, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग एक पॉटेड प्लांट को लेते हैं जो कि वैरीगेटेड लीव्स का होता है, जैसे कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ओनली इन पैचेस। वैरीगेटेड लीव्स मतलब जो जहाँ पे क्लोरोफिल पूरा लीफ में नहीं पाया जाता, थोड़ा थोड़ा जगह पे है, थोड़ा थोड़ा जगह पे नहीं है, जैसे कि जेरेनियम, क्रोटोन, ऐसा। और आयोडीन और सम मिथिलेटेड स्पिरिट भी लेते हैं इसमें। तो इन्फरेंस क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि जहां जहां ग्रीन पार्ट्स है वही स्टार्च बनाता है। मतलब जहां जहां क्लोरोफिल है वही खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो इसके लिए क्लोरोफिल की जरूरत है, इससे पता लगता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्लोरोफिल की जरूरत। ठीक है। तो इसमें एक नोट है कि while performing experiments in photosynthesis, the plant under study must be destarched before starting the experiment. Destarched मतलब जो pre-existing starch है from the leaves must be removed to the storage organs. तो स्टार्च जो है वो लीव्स में से वो स्टोरेज ऑर्गन तक चला जाए तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने में इजी रहेगी, क्योंकि वो स्टार्च रहेगा तो ज्यादा हो जाएगा। वो एक्सपेरिमेंट जब शुरुआत करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसको उसके से प्लांट लीफ निकालते हैं तो फ्रेश स्टार्च होना चाहिए तो उससे एक्सपेरिमेंट का एक्यूरेसी ज्यादा हो जाए। ठीक है। अब प्लांट कैसे डिस्चार्ज करें इसको, 2-3 दिन तक उसको डार्क में रखा जाए। वो पॉटेड प्लांट को जिसमें से हम लीफ निकालेंगे उसको 2-3 दिन तक डार्क इसमें रखा जाए। Discharging ensures that the starch present after the experiment has been formed under experimental conditions. तो डिस्चार्जिंग किस लिए किया जाता है, ताकि स्टार्च जो प्रेजेंट है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, ये बोलने के लिए। नहीं तो वो पहले से स्टार्च है उसको एक्सपेरिमेंट में लेके रहते हो तो वो ठीक नहीं होता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा टू शो दैट द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या किया जाता है, एक पॉटेड प्लांट लिया जाता है और एक लीफ में उसको सनलाइट में रखा जाता है, पूरा प्लांट को, पॉटेड प्लांट को। तो उस लीफ के ऊपर एक बैंड बनाया जाता है, ब्लैक कलर का टेप लगाया जाता है ताकि वहां सनलाइट नहीं पहुंच पाए। और इससे ऐसे करके उसको
धूप में रख दिया जाए कुछ देर के लिए। ठीक है, तो उसके बाद वो लीफ निकाल के हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टार्च टेस्ट करते हैं। तो देखते हैं जहां पे वो ब्लैक स्ट्रिप लगाया था वो ब्राउन बन जाता है, ब्राउन रहता है स्टार्च टेस्ट के टाइम। और जहां पे ग्रीन पार्ट्स रहा वहां क्या होता है, वहां आयोडीन से वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि द पार्ट्स ऑफ द लीफ जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचा वो स्टार्च नहीं प्रिपेयर किया कर पाया, और जहां पे सनलाइट पहुंच पाया है वहां पे क्लोरोफिल से मदद से वो फोटोसिंथेसिस कर पाए, स्टार्च फॉर्मेशन हो गया है। तो इसके लिए पता चलता है कि सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटो। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटो। ठीक है, तो दो बेल चार्ट लेते हैं, एक सेटअप ए एक सेटअप बी। तो दो में एक पॉटेड प्लांट, एक ही तरह का पॉटेड प्लांट हम रखते हैं, जिसको एक प्लास्टिक कवर से मोड़ दिया गया। ठीक है, पॉलिथीन पैकेट से, ताकि वहां से कोई आ, मतलब उस वहां से दैट प्रिवेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय द सॉइल, मतलब सॉइल से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले, उसके लिए उसको कवर कर दिया जाता है। सिर्फ लीव से, लीफ ही इसको एब्सॉर्ब करे। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से डाले, कार्बन डाइऑक्साइड एक पाइप के अंदर से उस जार के अंदर डाला जाता है, ना कि माइक्रोब्स जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो उसको यूज करें, नहीं। वो हम लोग जितना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं बाहर से आर्टिफिशियली, तो उसी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे, तभी वो एक्सपेरिमेंट में आएगा। ठीक है, तो ये मेन इसका सेटअप है। तो और जिसका मतलब एक्सपेरिमेंट जो है, जिस उसके बेल जार के अंदर एक KOH का सोल्यूशन रखा गया एक ग्लास में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर देगा। ठीक है, तो क्या देखते हैं, सनलाइट में रखा गया और हम लोग एयर को अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, एयर को अंदर डाल रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है। दोनों एक्सपेरिमेंट में एयर डालते हैं, लेकिन एक में जिसके अंदर KOH सोल्यूशन रखा गया उसमें सोडा लाइम भी है, सोडा लाइम भी पाइप में रखा गया। तो क्या होता है, प्लांट जैसा सेटअप में है वहां पे क्या होता है, स्टार्च नहीं फॉर्म हो पा रहा है। क्यों नहीं हो क्यों नहीं फॉर्म हो पा रहा है, क्योंकि KOH जो सोल्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है। जो एयर हमको जा रहा है अंदर में, वो सोडा लाइम क्या करता है, बाकी जितना सब एयर है वो एब्सॉर्ब कर ले रहा है और प्योर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है। ठीक है, तो प्योर कार्बन डाइऑक्साइड जो जा रहा है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है KOH। और अगर KOH एब्सॉर्ब कर लिया तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को नहीं मिल पा रहा है, और नहीं मिल पाया तो ये लीव्स क्या हो जाता है, सूख जाता है, क्योंकि वो खाना नहीं बना पा रहा, खाना नहीं जा रहा है। तो ये इसके इससे पता चलता है, स्टार्च टेस्ट की अगर करेंगे तो देखेंगे कि लीव्स ग्रीन होते हुए भी ये खाना नहीं बना पाए, ब्लू ब्लैक नहीं टर्न कर पाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के, ये पता चला। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना आता है एक्सपेरिमेंट टू शो दैट ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसको कैसे, तो इसको इसके लिए हम लोग एक बड़ा सा बीकर लेते हैं, बीकर में पानी डालते हैं और पानी के अंदर एक वाटर प्लांट लाइक जैसे हाइड्रिला जैसा रखा जाता है और उसके ऊपर एक फनल से कवर कर दिया जाता है, और उस फनल के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रखा जाता है। टेस्ट ट्यूब रखा जाता है, जिस टेस्ट ट्यूब में भी वाटर होता है वही पे रखा जाता है उल्टा करके। ठीक है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, और इसको लाइट में रखा जाता है टोटल सेटअप। कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ बबल्स आ रहा है।
और वो ऊपर जाके वाटर के ऊपर लेवल में, वाटर जो लेवल है उसके ऊपर जाके वो सेटल होता है, मतलब वहां पे वो कुछ गैस जम रहा है, ऐसे पता चलता है। इसके बाद हम जब कुछ देर के बाद ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, वो टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे धीरे से, और फिर जो गैस जमा है उसको हम लोग एक स्प्लिंटर जला के चेकिंग करेंगे। तो जब देखते हैं कि वो स्प्लिंटर फ्लेम्स में बदल जाता है तो पता चलता है कि ये ऑक्सीजन है। हम्म। तो इससे क्या पता चलता है कि जो बबल्स हम लोग देखे हैं, जो गैस इवॉल्व हो रहा था, वो क्या था, वो ऑक्सीजन। तो इससे पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जैसे आइडिला फोटोसिंथेसिस हुआ ना, तो उसके दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, इससे पता चलता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आता है कार्बन साइकिल। तो हम देखते हैं carbon forms the bulk 45% or even more of the dry weight of the plant। तो प्लांट का ड्राई वेट जो है उसमें से 45% और इवन मोर कार्बन कार्बन रहता है। इट इज प्रिडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये प्रिडोमिनेंट कंपाउंड, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन रहता है, तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रिडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है। इट इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से प्लांट कार्बन एब्सॉर्ब करता है। Although air contains only 0.03% carbon dioxide, still air is the only source of all the carbon for the plants। तो एयर में कितना परसेंटेज रहता है, 0.03%, लेकिन वही कार्बन प्लांट्स के लिए सोर्स है। During photosynthesis, green plants takes in carbon dioxide from the atmosphere during the daytime and give off oxygen. So the atmosphere generally becomes poorer in carbon dioxide and richer in oxygen। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से प्लांट, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो इससे चलते क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब एब्सॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पुअरर कंसेंट्रेशन में होता है, और जैसे ऑक्सीजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो लेकिन उल्टा जब होता है रेस्पिरेशन में, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। सभी प्लांट्स और एनिमल्स, सब जो लिविंग बींग्स है, सबको ही निकालता है रेस्पिरेशन, और क्या एब्सॉर्ब करता है, ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो जाता है एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन पुअरर हो जाता है। कंबशन में क्या होता है, जब बर्न करता है ना, जब कुछ बर्निंग हो रहा है जैसे कोल वुड जब बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो सब तो कार्बन से बना हुआ है। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में बढ़ा देता है। सो हियर द एटमॉस्फेयर जनरली बिकम्स रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड पुअरर इन, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बाय दीज प्रोसेसेस द टोटल वॉल्यूम्स ऑफ दीज गैसेस आर केप्ट कांस्टेंट इन द एयर। तो क्या होता है, प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बढ़ा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड कम। लेकिन जब हम लोग रेस्पायर करते, मतलब ऑल प्लांट्स और एनिमल्स जब रेस्पिरेशन करते, तो तब क्या होता है, तब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर डालते हैं। कुछ भी बर्न होता है, ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन घट जाता है। वही उसको मतलब उसको फिलअप करता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस एक दूसरे दूसरे के परिपूरक, और ऐसे ही साइकिल बनता है। Therefore, the circulation of carbon through the green plants, animals and non-green plants are also by the chemical combustion of materials.
and the atmosphere constitutes the carbon. तो यही कार्बन साइकिल है. Green plants, animals and non-green plants, chemical combustion, atmosphere का जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसी से कार्बन साइकिल बनता है. ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा पिक्चर में देख लेंगे. देखिए यहाँ पे प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है. ठीक है, जा रहा है. कहाँ से मिला है? ये रेस्पिरेशन, जैसे एनिमल्स रिस्पायर करता है और कहीं पे कुछ बर्न हुआ तो. ठीक है, वुड बर्न हुआ, कोल बर्न हुआ, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है. अब ये एनिमल्स क्या करता है? ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेता है. जो कुछ भी बर्न होता है तो ऑक्सीजन यूज कर लेता है और कार्बन जैसे एक गोला बन जाता है, सर्कल बन जाता है. तो इसीलिए इसको कार्बन साइकिल बोला जाता है. ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी समझ में कुछ भी किसी भी चैप्टर से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो ईमेल आईडी में लिखिए kasturi74@gmail.com, ताकि हमको भी समझ में आए कि आपको कितना इंटरेस्ट हो रहा है, कितना समझ में आ रहा है. ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक कर लीजिए. ठीक है, so thank you for joining and have a good day.